Bhargav. Today we are going to do the second part of Unit 4 of Block 4 MPCE 022, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. Since this is the last unit of this subject also, so thanks for being a part of this whole journey. So let us start with today's topic. This topic is evaluation of guidance and counseling program. Suppose आप स्कूल काउंसलर हैं और आपको इवेलुएट करना है कि आपका प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल था, तो क्या स्टेप्स लेंगे उसको इवेलुएट करने के लिए. सो इसमें बेसिकली दे आर गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कौन कौन से स्टेप्स लेके आप पता लगा सकते हैं कि आपने जो प्रोग्राम प्लान किया था या एक्टिविटी की थी उसका कितना इफेक्ट हुआ. सो जब तक आप इवेलुएट नहीं करेंगे कोई भी अपने प्रोग्राम को, सो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम कितना असरदार रहा हमारा प्रोग्राम. सो इवेलुएशन पर्सपेक्टिव्स क्या होने चाहिए. फर्स्ट थिंग, हम किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें जब हम इवेलुएशन करते हैं. सो कोई भी प्रोग्राम को हम अकाउंटेबल मानते हैं. लाइक अगर हम पूरे जिम्मेदारी तभी लेंगे उस प्रोग्राम की जब हमें ये पता चले इवेलुएशन से कि उसका स्ट्रक्चर कैसा था, किस तरह का नेचर था, उसको किस तरह से हमने इम्प्लीमेंट किया था, ऑर्गेनाइज कैसे किया था, ये सारी चीज़ें. सो हम इवेलुएशन के थ्रू ये सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से बना हुआ था, किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज हमने किया था और उसका क्या असर हुआ, और जब हमने पूरा उसको इम्प्लीमेंट किया तो किस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था. तो उस प्रोग्राम की पूरी अकाउंटेबिलिटी हमें मिल जाती है. इससे हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ पे इररेस्पॉन्सिबल हो गए या हमने कहाँ गलती कर दी. सो स्कूल काउंसलर जो होते हैं या बाकी जो पर्सनल होते हैं उनके बारे में भी हम इवैल्यूएशन के थ्रू पता लगा सकते हैं कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंट जो कर रहे थे उनका परफॉर्मेंस कैसा था और एट लास्ट उसका असर क्या हुआ स्टूडेंट्स पे. तो जो अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं इस पर्सपेक्टिव में वो यूज़ करते हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन, पर्सनल इवैल्यूएशन एंड रिजल्ट्स इवैल्यूएशन. पहले प्रोग्राम इवैल्यूएशन. जो सिद्दीकी हैं 2009 में उन्होंने 2 क्वेश्चंस अराइज किए थे. उनके 2 क्वेश्चन क्या थे प्रोग्राम इवैल्यूएशन के बारे में. इज देयर अ रिटन गाइडेंस प्रोग्राम इन द स्कूल. स्कूल में कोई गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में कुछ रिटन डाटा है कि किस तरह के गाइडेंस प्रोग्राम चलने चाहिए. इज द रिटन गाइडेंस प्रोग्राम द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम इन द स्कूल. और अगर है तो क्या उसको उसी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है जैसा लिखा हुआ है या अपनी मर्जी से उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है. तो उन्होंने ये 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे. अगर सपोज यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मतलब जो प्रोग्राम लिखा हुआ है और जो आपने इम्प्लीमेंट किया है उनमें डिफरेंस है, तो और हमें पता चल जाएगा जब हम उसको इवेलुएट करेंगे. ओके. सो प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स हमें कंडक्ट करने चाहिए इवैल्यूएशन के टाइम पे. कुछ हमें स्टैंडर्ड रखने चाहिए कि किस स्टैंडर्ड पे हम उसको इवैल्यूएट करने वाले हैं. सो हमें कुछ क्राइटेरिया यूज़ करने पड़ेंगे जिस बेसिस पे हम ये जज करेंगे कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा था, उसका नेचर कैसा था और कितने डिग्री पर वो प्रोग्राम जैसा लिखा गया था वैसा ही इम्प्लीमेंट किया गया. तो जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट होते हैं स्कूल डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी कि वो नॉलेज गेन कर सके, उनमें स्किल डेवलप किया जा सके, है ना. सारे स्कूल्स में यही होता है, स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज गेन, वैल्यूज़ देना उन्हें, एंड एटीट्यूड्स किस तरह का होना चाहिए सो दैट वो लाइफ में एक सक्सेसफुल लाइफ को जी सके, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह जी सके. सो जो भी हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं उसका एविडेंस भी होना ज़रूरी है. आप जब इवेलुएट भी करेंगे तो आपके पास कुछ एविडेंस भी तो होना चाहिए उसके फेवर में. सो प्रोग्राम इवेलुएशन जो है, जब हम उसका एविडेंस भी साथ में रखते हैं, यानी कि कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है जब हम इवेलुएट करते हैं, सो उनको हम डॉक्यूमेंटेशन के नाम से जानते हैं. वो जो भी एविडेंस आप कलेक्ट करेंगे, कोई भी सपोज आपने सर्वे किया या आपने कोई क्वेश्चनेयर लिया, तो वो जो होते हैं, वो जो पेपर्स होते हैं उनको हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं. तो सो कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हम ये डॉक्यूमेंटेशन करते हैं. गाइडेंस करिकुलम जो होता है, जो टीचर्स बेसिकली फॉलो करते हैं सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज एंड स्किल को बढ़ाने के लिए, वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए.
और बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए होना चाहिए एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल लाइफ जी सके ऐसा होना चाहिए. सो एक ईयरली शेड्यूल ज़रूर होना चाहिए क्लासरूम गाइडेंस प्लान का कि वो कैसे चलाया जाएगा होल जितना. तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन है अब जैसे मैंने ऊपर बात की तो कि जब हम एवेल्युएशन करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चनर वगैरह होते हैं करने के लिए, और भी हमें एविडेंस मिल सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू. कौन कौन से एविडेंस मिल सकते हैं जब हम इवेलुएट करते हैं? वो एविडेंस है ये कि एक करिकुलम गाइड होती है, जिस गाइडेंस करिकुलम गाइड कहते हैं जिसको, जिसमें पूरे होल सेशन मतलब पूरा साल भर में बच्चों के स्कूल में किस तरह के प्रोग्राम चलाए जाएंगे उसकी कोई लिस्ट तो होती है ना, प्री प्लान किया जाता है स्कूल में. तो वो एक एविडेंस का काम करती है इवेल्युएशन के टाइम पे कि हाँ इन्होंने कुछ प्लान किया था, एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ इवेंट प्लान किए थे. टीचर और काउंसलर ने कौन से यूनिट और लेसन प्लान भी तैयार किए होंगे, वो भी एक एविडेंस का काम करता है. एंड देन ईयरली मास्टर कैलेंडर भी बनाया जाता है जिसमें हम ये मेंशन करते हैं कब कब प्रोग्राम होंगे, कौन कौन सी डेट को होंगे. एंड देन करिकुलम मटेरियल होगा, मतलब आप क्या कराएंगे उसके बारे में भी तो कुछ डाटा होगा. तो ये वाली चीज़ें इसमें आती हैं. ये क्या टॉपिक था अपना, प्रोग्राम इवेल्युएशन जब हम करते हैं. नेक्स्ट है पर्सनल इवेल्युएशन. जो भी काम हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, तो फॉर्मेटिव पार्ट होता है उसका और एक सबमिटिव पार्ट होता है. फॉर्मेटिव पार्ट होता है जो सुपरविजन का पार्ट होता है एंड सबमिटिव पार्ट होता है जो इवेल्युएशन का पार्ट होता है, जिसे हम इवेल्युएशन भी कहते हैं. सो जो जॉब टास्क हम डिस्क्राइब करते हैं कि कौन कौन क्या क्या सुपरवाइज करेगा, इवेल्युएशन में कैसे होता है. जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कूल काउंसलर वुड इंक्लूड दी फॉलोइंग रोल्स. काउंसलर के रोल क्या क्या होंगे उसमें? इम्प्लीमेंटिंग दी गाइडेंस करिकुलम. जो काउंसलर है वही गाइडेंस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करेगा. देन जो काउंसलिंग इंडिविजुअल होगा और जो स्मॉल ग्रुप्स होंगे जिनकी इमीडिएट नीड होती है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, उनके बारे में हमारे पास डाटा होना चाहिए. देन कंसल्टिंग विद पेरेंट्स एंड टीचर्स, हम उनसे भी कंसल्ट करेंगे जो भी हमें प्रोग्राम आगे बनाना है, तो जो हमने कंसल्टेशन किया होगा वो भी हमारे पास होगा डाटा. एंड देन स्टूडेंट्स को रिफ़र करना ऐसी एजेंसीज को जहाँ पे उनकी नीड्स पूरी हो सके, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके. देन कोऑर्डिनेट करना, कंडक्ट करना, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में जो स्कूल में हम चलाएंगे उनके ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए लोगों को इन्वॉल्व करना, ये भी इसमें पर्सनल इवेल्युएशन में आ जाएगा. देन गाइडेंस प्रोग्राम को अपडेट कैसे करना, उसको इवेल्युएट क्या करना, ये भी इसी सेक्शन में आ जाएगा. एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट को कंटिन्यू करना, वो भी इसमें ही आ जाएगा. नाउ रिजल्ट इवेल्युएशन नाम से ही पता चल रहा है रिजल्ट इवेल्युएशन क्या होता है कि ये इवेल्युएट करता है गाइडेंस प्रोग्राम के रिजल्ट्स को. सो जॉनसन ने 2003 में बताया था कि रिजल्ट लॉन्ग रेंज में हो सकते हैं, इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, इमीडिएट भी हो सकते हैं, अनप्लान्ड भी हो सकते हैं. लॉन्ग रेंज रिजल्ट्स जो होते हैं बेसिकली फोकस करता है कि प्रोग्राम का जो असर था वो स्टूडेंट पे कितना लंबा गया है, कितनी देर तक जब इन्होंने स्कूल छोड़ दिया तो कितने टाइम तक उन्होंने उस प्रोग्राम का जो असर है उसको कंटिन्यू किया है अपने ऊपर, मतलब जो उन्होंने सीखा उस एक्टिविटी से वो कितने लंबे टाइम तक स्कूल छोड़ने के बाद भी कर रहे हैं. ये इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी? हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी जब हम स्टूडेंट से फॉलोअप लेंगे, उनसे बीच में कॉल करके पूछेंगे या उनको मीटिंग के लिए बुलाएंगे तब. इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो होते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स कब मिलते हैं? ये फोकस करते हैं नॉलेज और स्किल्स पे जो स्टूडेंट्स ने गेन करी है जब वो उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे थे. ना इमीडिएट रिजल्ट्स, यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं इन्हीं के बारे में बता रहे हैं. इमीडिएट रिजल्ट्स क्या होते हैं? जो नॉलेज और स्किल्स स्टूडेंट्स ने गेन किया होगा जब पार्टिसिपेट किया होगा उन्होंने उस एक्टिविटी में, जब उन्होंने वो पर्टिकुलर गाइडेंस एक्टिविटी में जब उन्होंने पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उससे पार्टिसिपेट करने के बाद जो उन पर असर हुआ है. सिद्दीकी ने सजेस्ट किया कि कॉन्फिडेंस सर्वे जो होता है ये भी कंडक्ट किया जाता है इमीडिएट इवेल्युएशन के लिए, सो दैट हमें ये पता चल सके कि गाइडेंस जो एक्टिविटी है वो कितनी कॉम्पिटेंट थी. गाइडेंस कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो लिस्ट की जाती हैं एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछा जाता है कि रेट करो कि वो इसमें कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, जो उन्होंने कॉम्पिटेंसी अभी अभी सीखी है उसमें कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं. सो कॉन्फिडेंस सर्वे जो होता है ये यूज़ होता है प्री पोस्ट मेजर की तरह.
सो पहले भी किया जा सकता है एंड एक्टिविटी के बाद भी किया जा सकता है। तो प्री मतलब कि एक्टिविटी से पहले करवाना, और पोस्ट मतलब बाद में करवाना। सो ऑब्टेन्ड जो भी स्कोर आएंगे उससे उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उनकी वोकेशनल आइडेंटिटी एंड एकेडमिक अचीवमेंट के बारे में। To basic steps of evaluation, as you are seeing जहाँ पे भी pink highlight है, that means this is the portion which is very important for exam point of view. It has already come in the exam, so you need to prepare well for this. uh, Before I start, I would like to share one incident which is really bad. एक वेबसाइट में मेरे ये कुछ वीडियोस अपलोड किए गए हैं जो आई डोंट नो कैसे उन्होंने आधा पोर्शन काटा है, थोड़ा बहुत डाला है, पता नहीं कुछ तो किया है। एंड आई वुड नॉट सजेस्ट टू स्टडी फ्रॉम दैट वेबसाइट, रादर यू कम टू माई चैनल, मेरे चैनल पे आके मेरे चैनल के वीडियोस से पढ़ाई करें, उन वेबसाइट्स पे रिलाई ना करें। कुछ एडिटिंग कर देते हैं वो लोग, कुछ और बोला जाता है, कुछ और निकलता है, कुछ पोर्शन कट कर दिए जाते हैं। सो इट इज़ नॉट अ रिलायबल वन, सो बेटर आइडिया इज़ टू जस्ट वॉच माई वीडियोज़ ऑन माई चैनल। सो this is very unfortunate and unethical thing which has happened. Now let us start with this topic, basic steps of evaluation. जो एक साइक्लिक प्रोसेस है ये इवेलुएशन का, ऐसा नहीं है कि आपने 4-5 स्टेप करने के बाद ख़त्म कर दिया। ये कंटिन्यूएशन में चलते रहना चाहिए सो दैट हम और फिल्टर कर सकें अपनी एक्टिविटीज़ को, अपना प्रोग्राम को और अच्छा बना सकें। सो फर्स्ट ये 5 स्टेप्स है। अगर आप देखें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना, देन प्लान करना। ऑब्जेक्टिव किस चीज़ का आइडेंटिफाई करना? इवेलुएशन का, आप इवेलुएशन क्यों करना चाहते हैं। देन प्लान करना, इवेलुएशन कैसे करेंगे। फिर जो आपने इवेलुएशन किया उसको आप एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद आप उसको रिफ्लेक्टिव मतलब उससे एनालिसिस से आपको क्या समझ में आया, एंड देन फॉलो अप मतलब कि दोबारा उसको करना एंड उस देखना कि क्या कमियां और रह गई। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। सो पहले तो ऑब्जेक्टिव को अचीव जो किया है वो हुआ है कि नहीं हुआ है, जो हमने प्रोग्राम किया था उसके वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम का था वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, वही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इवैल्यूएशन का। सो कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं होते ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करने के लिए। बस ये समझ में आना चाहिए कि स्कूल का जो ऑब्जेक्टिव था और जो काउंसलर का ऑब्जेक्टिव था वो सेम था कि नहीं था। सो ये बेसिक हमारा क्राइटेरिया होता है, और कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान पे रखना चाहिए इसके लिए। सो जो नेचर ऑफ एविडेंस हमें मिलेंगे उनको हमें देखना पड़ेगा कि कितना डिग्री ऑफ अचीवमेंट आया। मतलब कि आपको जो भी एविडेंस मिलेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि स्कूल करिकुलम से मिल जाता है, देन कैलेंडर से मिल जाता है, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि उन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव रखे थे। एंड जो रिजल्ट्स आए वो हम बच्चों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वेश्चनर से पता कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव इन्होंने बनाया था वो अचीव किया है कि नहीं किया है। सो बेसिकली जो ऐसे देखा जाए तो इवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को आप कैसे मेजर कर पाओगे, आप नहीं कर पाते हो, है ना। सो दैट इज़ वाई दैट बिकम्स डिफिकल्ट। सो गाइडेंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्लियरली डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है, और स्कूल को ही करना चाहिए, और क्या आउटकम वो चाहते हैं वो भी उनको लिखना चाहिए, और कैसे मेजर करेंगे वो भी। बट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। सो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव और जो असेसमेंट है इवैल्यूएशन का, वो क्लियर होना ज़रूरी है। काउंसलर को स्टेट करना होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या था, एंड बहुत क्लियर वर्ड्स में उसको लिखना होगा, और किस तरह से उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया, उसको कैसे मेजर करेंगे, ये भी काउंसलर का ही काम होता है लिखना। नाउ कमिंग टू प्लानिंग, जब हम पूरा इवैल्यूएशन का प्लान कैसे करेंगे, वो पहले तो बात ये है कि आप इवैल्यूएशन का टाइप क्या है। इफ़ यू रिमेंबर प्रीवियस वीडियो में मैंने मेंशन किए थे ये फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होती है। तो आपको कौन सी वाली इवैल्यूएशन करना है पहले ये डिसाइड करना है, एंड देन क्राइटेरिया क्या होगा इवैल्यूएशन का। तो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप जज करेंगे जो भी स्ट्रेटजीज यूज़ की गई हैं वो आपको इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। और भी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से ले सकते हैं, आप स्टेक होल्डर से ले सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स, उनसे ले सकते हैं। सो प्राइमरी क्राइटेरिया जो होता है वो डिपेंड करता है कि बच्चों पे क्या असर हुआ। प्राइमरी क्राइटेरिया जो हमारे इवैल्यूएशन का होना चाहिए वो ये कि वो जो प्रोग्राम काउंसलर ने किया था उसका बच्चों पे यानी कि स्टूडेंट्स पे, बेसिकली स्टूडेंट्स
के साथ क्या हुआ उस एक्टिविटी के बाद, वो प्राइमरी क्राइटेरिया होता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमारा ये हो सकता है कि प्रोग्राम का प्रोविजन क्या था, क्या क्या प्रोविजंस थे प्रोग्राम में, जैसे कि कितना रियलिस्टिक प्रोग्राम बनाया गया था, कितना मीनिंगफुल था और कितना फिजिबल था वो करना, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। हाँ, इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज, आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे जब आप इवेल्युएशन करेंगे। स्ट्रेटजीज मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम में आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि रिजल्ट क्या था। आप सर्वे करेंगे, आप केस स्टडी करेंगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करेंगे, किस तरह के टूल्स यूज़ करेंगे, आप टेस्ट यूज़ करेंगे, इन्वेंट्रीज यूज़ करेंगे या स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट आते हैं उनको यूज़ करेंगे, किस तरह से आप डाटा कलेक्ट करेंगे और कौन सा मेथड से डाटा कलेक्ट करेंगे, ये इवेल्युएशन स्ट्रेटजी में आता है। नाउ प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर कलेक्टिंग डाटा, कौन कौन से प्रोसीजर टेक्निक टूल्स आप यूज़ करते हैं। टेस्ट हो सकता है कि केस कॉन्फ्रेंसेस हो सकता है, इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से भी आप पता लगा सकते हैं, है ना, डाटा कलेक्ट करते टाइम। ग्रुप डिस्कशन में भी पता लगा सकते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड से कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चनर, इन्वेंट्रीज, डायरीज, इन सब को यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं। ट्रैवर्स ने 1949 में सजेस्ट किया था कि सब्जेक्टिव डाटा ऑब्टेन किया जा सकता है। सब्जेक्टिव डाटा मतलब कि जब उसी इंसान से ही पूछताछ की जाए, जैसे कि सेल्फ रिपोर्टिंग के थ्रू या खुद की असेसमेंट के थ्रू। खुद की असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं, रेटिंग स्केल से कर सकते हैं, या क्वेश्चनर से कर सकते हैं, चेकलिस्ट से कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। ऑब्जेक्टिव डाटा जो होता है जैसे कि एकेडमिक ग्रेड्स हो गए, रेगुलरिटी कितनी थी क्लास में, क्लास में कितना अटेंडेंस थी बच्चों की, वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव डाटा में आता है। यानी कि एक इंसान दूर से बैठ के देख रहा है और वो देख के नोट डाउन कर रहा है। नाउ जब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट होता है एनालिसिस, कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया उससे आपने क्या इन्फेरेंस निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला पूरे डाटा को एनालाइज करने के बाद, और क्या आपको फैक्ट सामने आए, क्या रिलेशनशिप्स पता चली। सो ये डिपेंड करता है कि प्रोग्राम, और इससे एनालिसिस जो है ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि कितना सक्सेसफुल था प्रोग्राम में क्या वीकनेसेस रह गई, उसकी क्या स्ट्रेंथ थी। और ये काउंसलर को इसमें भी हेल्प करेगा कि उसको पता चलेगा क्या क्या और चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा सकती है उसके प्रोग्राम में, यानी कि हम रिकमेंड कर सकते हैं, कुछ हम सजेशंस दे सकते हैं एवेल्युएशन के बाद। नाउ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग ऑन द आउटकम ऑफ द एनालिसिस। आपने जब एनालिसिस कर लिया, आपने कंक्लूजन भी निकाल लिया, जो आउटकम रिजल्ट था बेसिकली वो एनालिसिस, अब आपको उससे क्या समझ आया। तो जो रिजल्ट है एनालिसिस के, उनको हम कोरिलेट करते हैं हमारे प्रोग्राम के डायरेक्शन से, जो हम चाह रहे थे प्रोग्राम में और जो इवैल्यूएशन का रिजल्ट आया, क्या दोनों सेम आए हैं, या दोनों में वेरिएशन, और आपको लगता आपने जो सोच के किया था वो आउटकम आया ही नहीं। सो हमें एक तरह से कैसे फॉलोअप करना है उसमें हेल्प करता है। फॉलोअप मतलब दोबारा जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे उस प्रोग्राम को, हम उस प्रोग्राम को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। नाउ नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो इसमें होता है इवैल्यूएशन में, वो होता है फॉलोअप। जब आप एक्चुअली मॉडिफाई करने के बाद उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर से उस एक्टिविटी को दोबारा कराते हैं, लेकिन उसमें चेंजेस कर तो ये काउंसलर और काउंसलर मैनेजमेंट या स्कूल मैनेजमेंट जो होता है, काउंसलर या फिर स्कूल मैनेजमेंट जो होता है, उनको कोरिलेट करने में हेल्प मिलती है कि क्या वीकनेसेस थी, क्या वीकनेसेस अब हैं, क्या लिमिटेशंस फेस की जा रही हैं, और प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए और मीनिंगफुल और बेनिफिशियल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज मॉडल्स ऑफ इवैल्यूएशन। इसमें 3 मॉडल के नाम दिए हैं, लेकिन इन्होंने डिस्क्राइब सिर्फ थर्ड वाला किया है, अकाउंटेबिलिटी ब्रिज मॉडल। व्हाट आर अदर 2? वन इज गोल अटेनमेंट स्केलिंग मॉडल, नेक्स्ट इज डिस्क्रिपेंसी इवैल्यूएशन मॉडल, एंड थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी ब्रिज मॉडल। अगर आप देखें तो इसका इन्होंने एक है ना फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है यहाँ पे। सो इनका कहना ये है कि अकाउंटेबिलिटी ब्रिज जो मॉडल है, इसके 2 स्टेप्स तो हैं, दो साइकिल्स तो रन करती है, लेकिन ये एक के बाद एक करती जाती है, ऐसा नहीं है कि स्टॉप हो जाती है। सो एक इवैल्यूएशन साइकिल है और एक काउंसलिंग प्रोग्राम इवैल्यूएशन है। सो कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन साइकिल एंड प्रोग्राम इवैल्यूएशन साइकिल। तो प्रोग्राम इवैल्यूएशन साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है जब कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन साइकिल बंद होती है। सो उससे कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन साइकिल से हमें आगे का फर्दर स्टेप्स क्या करना है वो पता चल जाता है। और ये दोनों ही साइकिल्स में 4 स्टेप्स हैं, मतलब टोटल 8 स्टेप्स हैं। सो प्रोग्राम इवैल्यूएशन साइकिल में जो स्टेप्स है वो है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट। प्लानिंग स्टेज क्या है? प्लानिंग स्टेज होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम को प्लान किया जाना,
एंड इंटरवेंशंस क्या क्या चाहिए हैं, मतलब उसमें क्या क्या आपको डालना होगा उस प्रोग्राम को और अच्छा सक्सेसफुल बनाने के लिए, और कौन कौन से रिसोर्सेज उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए है, वो प्लानिंग स्टेज होती है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, यानी कि जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो अपने प्लान को, जैसे जो भी आपने बनाया था उसको जब आप एक्चुअली अप्लाई करते हो। सो ड्रॉबैक क्या है प्रोग्राम के, वो हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन भी कर सकते हैं और फीडबैक भी ले सकते हैं, है ना। कॉन्टेक्स्ट इवेल्युएशन साइकिल में ये इस स्टेप में ये सारा आता है। देन मॉनिटरिंग एंड रिफाइनमेंट स्टेज, इसमें हम क्या करेंगे, हम मॉनिटर करते हैं, काउंसलर मॉनिटर करता है बेसिकली प्रोग्राम को अच्छे से कि क्या कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, इस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। एंड देन आउटकम असेसमेंट स्टेज आती है, जिसमें हम ये काउंसलर ये इवेलुएट करता है कि फाइनल असेसमेंट जो वो करता है, क्या आउटकम आया, उसने प्रोग्राम तो स्टूडेंट पे किया, अब स्टूडेंट से पे असर हुआ उस चीज़ का कि नहीं हुआ और कितना हुआ वो चीज़। एंड देन कॉन्टेक्स्ट इवेल्युएशन साइकिल, इसमें अगेन 4 स्टेजेस है। पहला है फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, मतलब जो भी इससे बेनिफिट लेंगे उनसे हम फीडबैक मांगेंगे कि जो आउटकम हमने प्रोग्राम में लाने की कोशिश करी, क्या उनको वाकई वो मिला कि नहीं, और जो आउटकम आया वो क्या आया वो भी हम उनको बता सकते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है, स्कूल काउंसलर जो होता है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में एंगेज हो सकता है और थॉरो एग्जामिनेशन कर सकता है, मतलब थॉरो मतलब डिटेल में एग्जामिनेशन कर सकता है, पॉसिबल जो चेंजेस किए जा सकते हैं वो कर सकता है, अपना जो पर्पस है उसको फिर रीडिफाइन कर सकता है कि अब मुझे इस प्रोग्राम में ये भी अचीव करना है या एक्स्ट्रा ये भी हम कर सकते हैं वैसा। नीड्स असेसमेंट, मतलब कि जब आपने किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है अभी भी अलग अलग रिसोर्सेज से जो आपको अभी तक मिले सामान, क्या वो सफिशिएंट थे प्रोग्राम को चलाने के लिए या और भी चीज़ों की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से तो आपको पूछना ही है, आप वैसे भी रीडिज़ाइन कर सकते हैं, रीफॉर्मुलेट कर सकते हैं अपने पूरे प्रोग्राम को, यानी काउंसलर्स, एंड फिर कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि और क्या क्या डालना चाहिए। सर्विस ऑब्जेक्टिव, ये स्टेज जो होती है ये ओवरऑल सबके सारी चीज़ें इन्वॉल्व करती है। प्रीवियस जितनी स्टेजेस हैं वो उनके रिजल्ट क्या थे, आउटकम्स क्या है, फीडबैक क्या था, असेसमेंट जो किया था, नीड जो भी ज़रूरतें थी आगे और क्या ज़रूरत है उस प्रोग्राम में डालने की, सो दैट जो भी हमें रिजल्ट चाहिए वो मिल जाए, वो हम इसमें डाल सकते हैं। और क्या स्ट्रेटजीज हमें आगे बनानी है वो हम इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सर्विस ऑब्जेक्टिव में ये सारी चीज़ें आते हैं। जब हमने सर्विस ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश कर लिया तो इवेल्युएशन साइकिल रीस्टार्ट हो जाती है फिर से, जो ऊपर वाली थी। एंड देन हमें फीडबैक कहाँ से मिलता है, कॉन्टेक्स्ट इवेल्युएशन साइकिल से मिलता है, फिर से हमें प्रोग्राम इवेल्युएशन साइकिल तक पहुँचाने के लिए। तो ये दोनों ही जो प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड कॉन्टेक्स्ट इवेल्युएशन साइकिल है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक के बाद एक हम कंटिन्यूएशन में चलाते हैं। अगर आप ये अकाउंटेबिलिटी ब्रिज मॉडल में देखें तो ये जितनी भी ये साइकिल्स हैं इसमें जो स्टेप्स हैं उसके बारे में इन्होंने बताया कि ये आउटकम जो प्रोग्राम इवेल्युएशन का है उसको ये बताती है, ये वाला मॉडल अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये प्रोवाइड करता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम कैसे कितना सक्सेसफुल हुआ, क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, लाइक दैट। और कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं इसकी रिपोर्ट का, जो भी हमने इवेल्युएशन किया हम रिपोर्ट्स बना के कर सकते हैं, हम समरीज बना के कर सकते हैं, या प्रेजेंटेशन बना के दिखा सकते हैं, या डिस्कशंस भी कर सकते हैं उनको बुला के। सो ये इसीलिए भी इसकी इम्पोर्टेंस है इस मॉडल की, क्योंकि स्टेक होल्डर्स के हम व्यूज़ लेते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन लोग हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, पेरेंट है, स्कूल अथॉरिटीज़ है, टीचर्स है, उनसे हम फीडबैक भी ले सकते हैं, है ना। और हमें इस मॉडल के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, और की रोल प्ले किस किस का कहाँ कहाँ हो सकता है काउंसलिंग प्रोग्राम में, वो भी हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज विच इज़ अ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो। ये क्या वीडियो का टॉपिक है, अगेन पिंक हाईलाइट है, मतलब इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं आपको बता दूँ मेरे कुछ वीडियोस चुराए जा रहे हैं और किसी वेबसाइट में डाले जा रहे हैं, एंड अगेन इट इज़ बीइंग एडिटेड, मतलब आगे पीछे के पोर्शन ये काट देते हैं एंड उसके बाद डालते हैं, विच इज़ बिट अनएथिकल, एंड मेरी परमिशन के बिना ये किया जा रहा है। सो अगर आपको किसी वेबसाइट में मेरे वीडियोज़ दिखते हैं या कहीं पर शेयर करते हुए जो मेरे चैनल तक नहीं पहुँचाता लिंक, सो वो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अनएथिकल। तो प्लीज़ इसको ना वॉच करें क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें कट कर दी गई हैं, मैंने वॉच किया है। सो अगर आपको वीडियोस जेन्युइन चाहिए तो मेरे चैनल पे ही आके देखें, इधर उधर लोगों पे रिलाई ना करें।
Let us start with today again another topic of today's video. Approaches to evaluation of guidance and counseling program. कौन कौन सी approaches हैं guidance and counseling program की evaluate करने के लिए? 3 distinct approaches हैं जो mutually exclusive बिल्कुल नहीं है. मतलब कुछ स्टेप अगर अप्रेजल अप्रोच में आ रहे होंगे तो असेसमेंट अप्रोच के भी कुछ स्टेप्स कॉमन हो सकते हैं, लाइक दैट. सो ये 3 तरह की अप्रोचेज हैं. फर्स्ट है अप्रेजल अप्रोच. ये क्या पता करता है? इस अप्रोच में हमें ये पता लगता है कि जो स्टेटस है प्रोग्राम का और जो स्टूडेंट्स का स्टेटस है प्रोग्राम के बाद, जो पर्पस हमने बनाया था इनको सर्व करने का, उसको पता लगाने का काम करता है. यानी कि जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो वैसा ही इफ़ेक्ट छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है. तो सर्वेज हम कंडक्ट कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए. और प्रोग्राम का प्रोविज़न क्या था, डेवलपमेंटल लेवल ऑफ प्रोग्राम प्रोविजंस, किस लेवल तक वो उसने हेल्प करी है स्टूडेंट्स को. एक्टिविटी प्रोसीजर्स हमने क्या किए हैं, टेक्निक्स हमने स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो यूज़ की थी, जैसे कि एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये सारी चीज़ें हम सर्वे के थ्रू पता लगा सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम कितना इफ़ेक्टिव था. सो बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो पहली अप्रोच है ये हमें ये बताती है कि व्हाट इज़ बीइंग डन एंड व्हाट एग्जिस्ट. आपने किया है और उसका असर कितना हुआ है, 2 चीज़ें. ठीक है, क्या किया है और क्या असर हुआ है, ये अप्रेजल अप्रोच में आती है. नेक्स्ट इज असेसमेंट अप्रोच. इसका मेन एम होता है जो भी प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ में चेंजेस किए गए हैं या चेंज करने की ज़रूरत है या चेंज हमें करना चाहिए. सो पीरियोडिकल सर्वेज हमें करना होता है. जो भी हमने डाटा कलेक्ट किए हैं पीरियोडिकली हम कलेक्ट करते हैं. हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कितना एक्सटेंट तक ये प्रोग्राम इफ़ेक्टिव था स्टूडेंट्स पे और क्या क्या स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आए हैं इस प्रोग्राम के बाद. तो बेसिकली हम असेस करते हैं पूरे प्रोग्राम को. सो अगर देखा जाए तो ये बताता है व्हाट चेंजेस आर बीइंग मेड फॉर इम्प्रूवमेंट. क्या इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चेंजेस किए गए हैं एंड व्हाट नीड्स टू बी चेंज. और क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए, क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या चेंजेस करने चाहिए, ये हम पता लगा सकते हैं सर्वे के थ्रू. नेक्स्ट इज़ इवेलुएशन अप्रोच. जो लास्ट अप्रोच है ये डिज़ाइन की जाती है कि ये पता लगाने के लिए कि कितनी इफ़ेक्टिव थी, हमारा प्रोग्राम कितना इफ़ेक्टिव था, क्या उसकी वर्थ थी, क्या वो कुछ सेंसिबल था या ऐसे ही टाइम पास के लिए कर दिया गया और किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ. सो ये कैसे पता लगाएंगे, स्टूडेंट के बिहेवियर से और जो उसमें उनमें कुछ डेवलपमेंट आया है, कुछ चेंजेस आए हैं, कैसे और क्या कितना इफ़ेक्टिव था बेसिकली प्रोग्राम. सो वर्थ एंड इफ़ेक्टिवनेस जो प्रोग्राम की थी वो, और प्रोग्राम के जो एलिमेंट थे अब जो हमने डाले थे उसको पता लगाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि वो कौन से एलिमेंट है जिसकी वजह से अचीवमेंट हुई है, हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. तो ये इवैल्यूएशन के होते हैं. तो बेसिकली ये 3 जो हैं थोड़े से इन्होंने कंफ्यूजिंग वे में लिखे हैं. तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कौन किसके लिए था तो ये यहाँ पे इन्होंने लास्ट में 3 लाइन्स में मेंशन किया है. फर्स्ट जो अप्रोच थी यानी कि अप्रेजल अप्रोच, ये क्या किया गया है और क्या किया गया है और क्या एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर है. सेकंड जो असेसमेंट है, क्या चेंजेस किए गए हैं प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए. इवैल्यूएशन अप्रोच क्या है कि वर्थ और इफेक्टिवनेस कितनी थी प्रोग्राम की और उसके जो एलिमेंट्स थे वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कितने कामयाब रहे. सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अप्रिशिएट करते रहें मेरे हार्डवर्क को. सो कीप ऑन वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. थैंक यू, बाय बाय.